नमस्ते। आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की जिसने सब कुछ ही बदल कर रख दिया था। एक ऐसा साम्राज्य जिसने करीब करीब 320 साल दिल्ली से पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतना बड़ा साम्राज्य बना कैसे? कौन थे वो सुल्तान जिन्होंने इसे बनाया, इसे बुलंदियों तक पहुंचाया? और फिर ऐसा क्या हुआ? वो कौन सी गलतियां थी, कौन सी चुनौतियां थी कि ये पूरा का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया? चलिए, आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1206 से। मोहम्मद गोरी की मौत हो जाती है और उसका ही एक गुलाम जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक एक नए वंश की, एक नई सल्तनत की नींव डालता है। और बस यहीं से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत का सफर। इस पहले वंश को मामलुक यानी कि गुलाम वंश कहा जाता है। और ये नाम क्यों? क्योंकि इसके शुरुआती शासक कोई शहजादे नहीं थे, बल्कि कभी गुलाम हुआ करते थे। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव तो रख दी, पर सल्तनत को जो असली स्टेबिलिटी दी वो दी इल्तुतमिश ने। फिर आया इतिहास का वो मोड़ जब दिल्ली की गद्दी पर बैठी रज़िया सुल्तान। सोचिए, उस दौर में एक महिला का सुल्तान बनना, ये बात उस वक्त के ताकतवर तुर्की अमीरों को हजम ही नहीं हुई। वो लगातार उनके खिलाफ साजिशें रचते रहे। और फिर इस दौर का अंत हुआ गयासुद्दीन बलबन के साथ, जिसने लॉ और रक्त यानी आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी अपनाकर पूरी ताकत अपनी मुट्ठी में कर ली। अब देखिए, इन शुरुआती सुल्तानों के लिए सिर्फ लड़ाइयां जीतना ही काफी नहीं था। असल चैलेंज तो ये था कि इतने बड़े, इतने नए इलाके पर हुकूमत कैसे की जाए। इसके लिए उन्हें एक पूरा का पूरा सिस्टम, एक ढांचा खड़ा करना था। और यहाँ ये बात बहुत ही दिलचस्प तरीके से सामने आती है। एक तरफ था इल्तुतमिश, जिसने इंस्टीट्यूशंस बनाए। उसने एक स्टैंडर्ड करेंसी, टका और जीतल शुरू की। वफादार अमीरों का एक ग्रुप बनाया, चालीसा, और अपनी हुकूमत को लीगल बनाने के लिए बगदाद के खलीफा से मान्यता भी ले ली। वहीं दूसरी तरफ था बलबन। उसका एक ही मकसद था, सारी की सारी ताकत सुल्तान के हाथ में। उसने उसी चालीसा को जड़ से उखाड़ फेंका जो अब एक खतरा बन चुका था। और विद्रोहियों के लिए उसके पास सिर्फ एक ही पॉलिसी थी, लॉ और रक्त की। बलबन की स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा हिस्सा था सुल्तान की पोस्ट को, आप कह सकते हैं, लगभग भगवान जैसा बना देना। उसमें खुद को जिले इलाही कहलवाया, मतलब ईश्वर की परछाई। उसने दरबार में सिजदा और पैबोज जैसी रस्में शुरू की, जिसमें दरबारियों को सुल्तान के आगे घुटनों पर झुकना होता था, उसके कदम चूमने पड़ते थे। मकसद एकदम साफ था, कोई सवाल नहीं, सिर्फ और सिर्फ हुक्म मानना। चलिए, अब सल्तनत के उस दौर में चलते हैं जब उसकी ताकत अपने पीक पर थी, अपने चरम पर। इस दौर में आए कुछ बहुत ही एम्बिशियस सुल्तान जिन्होंने साम्राज्य को दूर दूर तक फैला दिया। लेकिन यहीं से मुश्किलों के पहले संकेत भी नजर आने लगे थे। और अब सीन में एंट्री होती है खिलजी वंश की और उसके सबसे पावरफुल सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की। ये खुद को दूसरा सिकंदर कहता था और इसके एम्बिशन की कोई लिमिट नहीं थी। यही वो पहला सुल्तान था जो सल्तनत की फौजों को दक्षिण भारत तक ले गया। अब इतनी बड़ी सेना को मेंटेन करने के लिए पैसा तो चाहिए, है ना? और अलाउद्दीन ने इसका इंतजाम भी कर लिया। उसने दोआब जैसे सबसे उपजाऊ इलाके पर सीधा 50% का लैंड टैक्स लगा दिया, मतलब किसानों की आधी पैदावार सीधे खजाने में। लेकिन उसका असली मास्टर स्ट्रोक था उसका मार्केट कंट्रोल सिस्टम। अपनी बड़ी सेना को कम सैलरी पर खुश रखने के लिए उसने हर जरूरी चीज का दाम फिक्स कर दिया। और इस सिस्टम को लागू करने के लिए जो उसने तरीके अपनाए वो कमाल के थे। उसने जासूसों का एक पूरा नेटवर्क बिछा दिया। और सजा तो ऐसी थी कि कोई बेईमानी करने की सोचे भी नहीं। अगर कोई व्यापारी वजन में हेराफेरी करता पकड़ा गया तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। सुन के अजीब लगता है ना, पर यह क्रूर था और उतना ही असरदार भी। खिलजी के बाद आया तुगलक वंश का जमाना, और यहाँ हमारी मुलाकात होती है सल्तनत के सबसे कंट्रोवर्शियल सुल्तान से, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, वो बहुत पढ़ा लिखा था, इंटेलिजेंट था, लेकिन उसके जो बड़े बड़े आइडियाज थे ना, वो अक्सर बहुत बड़ी तबाही लेकर आए। तो जहाँ अलाउद्दीन की पॉलिसी क्रूर होकर भी कामयाब रही, वहीं तुगलक की दूर की सोच जमीन पर आते ही फेल हो गई। उसने पूरी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने का फरमान सुना दिया, जो एक भयानक फैसला साबित हुआ। फिर उसने टोकन करेंसी शुरू की, लेकिन बिना किसी कंट्रोल के। नतीजा, लोगों ने घर घर में ही नकली सिक्के ढालने शुरू कर दिए।
ये थे तो शानदार आइडियाज, पर बेहद खराब प्लानिंग ने सल्तनत की कमर ही तोड़कर रख दी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के राज में जो नुकसान हुआ और सेंटर में जो सत्ता कमजोर हुई, उसका नतीजा ये निकला कि साम्राज्य अब टूटने लगा था। वो सेंटर जो सबको एक साथ बांधे हुए था, अब उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी। और इस मैप को देखिए, ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जैसे ही दिल्ली की ताकत कम हुई, जो रीजनल किंगडम्स थे उन्होंने सिर उठाना शुरू कर दिया। दक्षिण में विजयनगर और बहमनी जैसे मजबूत साम्राज्य खड़े हो गए। जौनपुर और बंगाल जैसे सूबे आज़ाद हो गए। दिल्ली सल्तनत, जो कभी पूरे हिंदुस्तान पर राज करती थी, अब बस उन्हीं राज्यों में से एक बनकर रह गई थी। इसके बाद जो सैयद और लोदी वंश आए, वो तो बस सिकुड़ती हुई सल्तनत की एक परछाई जैसे थे। उनकी हुकूमत सिमटकर बस दिल्ली और उसके आसपास ही रह गई थी। सुल्तान अब पहले जैसा पावरफुल नहीं रहा और वो लगातार अपने ही पावरफुल अफगान अमीरों के विद्रोह से परेशान रहते थे। और इसी कमजोरी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी। उसका अपने ही सरदारों से झगड़ा सल्तनत को ले डूबा। और इसी अंदरूनी लड़ाई और कमजोरी ने सेंट्रल एशिया से एक नए हमलावर के लिए हिंदुस्तान के दरवाजे खोल दिए। एक ऐसा हमलावर जो इस कमजोर हो चुकी सल्तनत पर आखिरी वार करने वाला था। और वो दिन आया साल 1526 में, पानीपत के मैदान में। एक तरफ थी इब्राहिम लोदी की लाखों की भारी भरकम ट्रेडिशनल आर्मी और दूसरी तरफ था काबुल से आया हुआ बाबर। बाबर की सेना छोटी थी पर ज्यादा डिसिप्लिन थी और उसके पास एक ऐसी चीज थी जो लोदी के पास नहीं थी, तोपें। बाबर की बेहतरीन स्ट्रैटेजी और तोपों के दम पर कुछ ही घंटों में लड़ाई का नतीजा आ गया। इब्राहिम लोदी जंग के मैदान में मारा गया और उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत के 320 साल के राज का भी अंत हो गया। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सल्तनत की हार तो हुई, पर क्या वो सच में पूरी तरह खत्म हो गई? जरा सोचिए, उसके बनाए हुए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसका आर्किटेक्चर, उसकी भाषा, इन सब ने आने वाले मुगल साम्राज्य के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार की। तो क्या ये वाकई एक अंत था या फिर एक नए चैप्टर की शुरुआत के लिए सिर्फ एक बदलाव? ये सवाल सोचने वाला है।